मेरा ये सवाल है कि उनको फादर ऑफ नेशन नहीं कहा जाना चाहिए। इसके बदले अगर किसी को फादर ऑफ नेशन का दर्जा मिले तो वह है ज्योतिराव फुले जी। वो असल हकदार ज्योतिराव फुले हैं। क्रांति सबसे पहले ज्योतिराव फुले थे जिन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया। इस देश का कौन सा महापुरुष है जिसने अपनी पत्नी को पढ़ाया? क्या महात्मा गांधी ने अपनी पत्नी को पढ़ाया? क्या कस्तूरबा को उन्होंने पढ़ाया? ज्योतिराव फुले ने अपनी पत्नी को पढ़ाया ही नहीं, इंग्लिश में कहा कि राइट्स ऑफ मैन पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, और इंग्लिश पढ़कर 2 अक्टूबर मतलब गांधी जयंती, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को यह देश गांधी जयंती के रूप में मनाता है। लेकिन आज से ठीक 2 साल पहले डॉक्टर विक्रम हरिजन का एक लेख छपा था। उसमें इन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता नहीं हो सकते। मैं नहीं मानता कि वो देश के राष्ट्रपिता कहलाने लायक हैं। उसी मुद्दे पर बातचीत करूंगा। आज 2 अक्टूबर भी है, तो आपको मैं गांधी जयंती की शुभकामनाएं दूं कि ना दूं? नहीं, आप दे सकते हैं। मैं डेमोक्रेटिक इथोस में विश्वास करता हूं और भारतीय संविधान के मूल भावना का समर्थन करता हूं, तो आप दे सकते हैं। आप न केवल गांधी जी का बल्कि आज लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। ये दुखद बात है कि भारत की मीडिया, और जिसको मैं मनुवादी मीडिया कहता हूं, कि गांधी के आगे लाल बहादुर शास्त्री को समाप्त कर दिया गया है, जबकि उनके कंट्रीब्यूशन भी बहुत अहम है, गांधी जी से कम नहीं है। रही बात गांधी जी को राष्ट्रपिता मानने की बात, तो मैंने ये बात सोच समझ कर कही है, और एक हिस्टोरियन होने के नाते इतिहास के तथ्यों के आधार पे बात मैंने कही है। और इसके पीछे कहने के पीछे न केवल मेरा खुद का तर्क है, बल्कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का गांधी के ऊपर विचार, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखित किताब व्हाट कांग्रेस हैड डन टू अनटचेबल्स, गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी का विवाद, पूना पैक्ट की बात, और गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के गोलमेज कॉन्फ्रेंस को लेकर के जो डिबेट है, उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ऊपर अरुणधति रॉय जो राइटर हैं, उन्होंने संत एंड डॉक्टर नामक किताब लिखा। उस किताब के हवाले से, इन तमाम किताब के हवाले से मैंने ये पाया है कि गांधी जी जिसे दुनिया राष्ट्रपिता कहती है, वो राष्ट्रपिता के का दर्जा जो दिया गया है वो गलत दर्जा। एक तो संवैधानिक दर्जा भी नहीं है वो, लेकिन फिर भी दुनिया मानती है कि राष्ट्रपिता है। तो इस पद को मैं खारिज करता हूँ। खारिज करने के पीछे कई तर्क हैं। पहला, पिता का मतलब क्या होता है? अगर हम एज ए फादर इज अ मास्टर, फादर इज अ मालिक, फादर इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन हु टेक केयर्स द ऑल द फैमिली। अगर फादर का एक शाब्दिक अर्थ आपके सामने, पिता का मतलब घर का देखभाल, मुखिया, गार्जियन। तो अगर हम गार्जियन की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि गांधी जी सबके गार्जियन नहीं थे। पहला गार्जियन क्योंकि भारत की जो 85% पॉपुलेशन है उसके गार्जियन कतई नहीं थे। उनके इंटरेस्ट में जो बहुजन समाज है या एससी एसटी ओबीसी का समाज, उनके इंटरेस्ट में ये बात नहीं थी। क्यों नहीं थी? इसकी शुरुआत ही हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के उस बात से कर लेते हैं कि पूना पैक्ट की जो बात हुई थी, पूना पैक्ट को गांधी जी आमरण अनशन में बैठ गए थे, और आपको पता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बहुत मैंने अनसने मन से उनके ऊपर हत्याएं करने की कोशिश की गई। इसी मदन मोहन मालवीय के लोग, आरएसएस के लोग, तमाम हिंदू संगठनों के लोग हमला करने की कोशिश किए। यहाँ तक कि कांग्रेस के लोग जो उस वक्त थे, जो जिसे मैं हिंदू कहता हूँ, ये लोग हमला करने की कोशिश किए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने मन को समझौता करते हुए पूना पैक्ट की बात की। तो आपने दलित समाज को बहुत बड़ा धोखा दिया, आपने ओबीसी समाज को बहुत बड़ा धोखा दिया। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये बात कहे, जो गांधी जी चाहते थे वो उन्होंने मनवाया। क्या मनवाया? गांधी जी चाहते थे कि दलित समाज या ये जो बहुजन समाज हिंदू फोल्ड के अंदर रहे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि आप तो हमें हिंदू मानते ही नहीं, दलित बेसिकली हिंदू नहीं होता है। आप उनको अनटचेबल कहते हैं, अछूत कहते हैं, तरह तरह के नाम आपने दिया, आपने हरिजन भी कहा। तो आप तो उनको एक जो हिंदू धर्म का हिस्सा होना चाहिए, उस स्तर को तो आपने डिनाई कर दिया। आप खुद ही ये मानते हैं कि ब्राह्मणवाद ये जो वर्ण व्यवस्था है, लेकिन इसी छुआछूत को दूर करने के लिए, जो भावनाएं हैं दूर करने के लिए, गांधी जी अपने आश्रम में रहते हैं
तो सारे काम अपने मलमूत्र की सफाई करना, तमाम चीजें खुद करते हैं, एक संदेश देने की कोशिश करते हैं, एक हरिजन शब्द लाते हैं कि हरि के दिए हुए जन है ये लोग। एक कहीं ना कहीं कोशिश तो करते हैं ना कि वो उन सब चीजों को दूर करने के लिए। देखिए देखिए देखिए, अब आप तो ऐसे कहेंगे तो बीजेपी रामनाथ कोविंद जी को लाइए राष्ट्रपति बनाई, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू को लाई हैं, बहुत से SC ST OBC के को लोगों को मंत्री बनाया है, असीम अरुण का एग्जाम्पल है। तो हम क्या मान लें कि मैंने बीजेपी को दलित प्रेम है या दलितों की समस्या समाधान करने में उनको इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट अगर दिखाई पड़ता तो हमें समझ में आता। उनका इंटरेस्ट, ये एक सिंबल की राजनीति है, प्रतीकों की राजनीति है कि आप उनको काउंटर, दलित समाज को काउंटर करने के लिए आप एक दलित को राष्ट्रपति बना दिए और दलित को राष्ट्रपति बनाकर उनका वोट ले लिए। ये वोट की राजनीति है, ये उनको अपने विरासत को बचाने की राजनीति है, वो अपने पावर को बचाने। तो महात्मा गांधी लड़ाई लड़े, आजादी की लड़ाई लड़े, अहिंसा के तौर पर। आजादी की लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं थी, वो आजादी की लड़ाई उनकी इंटरेस्ट की लड़ाई थी। वो हमारे बहुजन समाज की आजादी की लड़ाई कभी नहीं लड़े ना। मैं ये कहूंगा कि वो देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो अपने इंटरेस्ट की आजादी, सवर्णों के इंटरेस्ट की लड़ाई लड़ रहे थे। वो पूंजीवादियों के समर्थन में लड़ाई लड़ रहे थे, जो भगत सिंह कहते हैं कि पूंजी आप अंग्रेजों को भगा देंगे तो पूंजीवाद को कैसे भगाएंगे? तो डॉक्टर अंबेडकर का भी वही सवाल था कि आप अंग्रेजों को निकाल देंगे तो जातिवाद को कैसे निकालेंगे? डॉक्टर अंबेडकर का एक बड़ा सवाल था कि गांधी जी, वी डोंट हैव होमलैंड, हमारा अपना देश नहीं है, अब हमारा अपना राज्य नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो सेपरेट देश की बात नहीं कर रहे थे कि हमको भाई अलग सा देश बना दो। वो कह रहे थे कि इस भारत में, ये इस घर में हमको आप अपना इंसान नहीं मानते, ये भारत भूमि हमको अपना घर नहीं लगता। अपना घर कैसा होता है? आप अपने घर में जैसे मन तैसे रहें, आप अपने घर की एक जो आपको आजादी है, उस आजादी, तो क्या आप दलितों को इस देश में आजादी की हक है? आप पेशाब कर रहे हैं, आप दाढ़ी बनाने पे, मूछ रखने पे मार रहे हैं, लगातार घटनाएं घट रही हैं। तो भारत अपना देश कहाँ रहा? मैं तो नहीं मानता कि भारत एक अपना देश है। मैंने कई जगहों पे कहा कि भारत एक कत्लगाह है। हम यहाँ पे बकरियों की तरह, भेड़ों की तरह हैं। जब हमें जैसे बकरी को काट दिया जाता है, उसे बिना पूछे उसके मांस को खाने के लिए काट दिया जाता है, ऐसे दलित बकरी हैं, कभी भी काट दिए जाते हैं। उनसे पूछा नहीं जाता है कि भैया आपको जीना है कि नहीं जीना है। उनको लगता है कि दलित को मार करके उनको सत्ता का मिलना है तो मारते हैं। तो ये हिसाब करने वाली घटना क्या है? क्राइम ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड के अनुसार हर दिन 3 दलित महिलाओं का रेप होता है, हर घंटे क्या 7 दलितों का घर जलाया जाता है। ये रिकॉर्ड क्राइम ऑफ नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम रिकॉर्ड का, NCRB का रिकॉर्ड है। इसी सर्वे के अनुसार 1% व्यक्ति के पास 40% लोगों का जो जमीन है या जो संपत्ति 1% लोगों के पास है। ये क्या है? क्या ये मोदी साहब को दिखाई नहीं पड़ रहा है? आप ये कह रहे हैं कि इस देश को हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे, दिखाई नहीं पड़ रहा है? तो भारत अपना देश कहाँ है? जो डॉक्टर अंबेडकर का सवाल था वो कहाँ? क्या ये सवाल महात्मा गांधी को नहीं पता था? नहीं पता था कि देवदासी सिस्टम इस धरती पे है? वो अपनी आंखों से देख रहे हैं। गुजरात में दलित जातियां वेश्यावृत्ति करने को मजबूर हैं। जाति के आधार पर वेश्यावृत्ति होता है। गुजरात से ये रहने वाले, गुजरात के मोदी भी, गुजरात के गांधी जी भी, ये दोनों को दिखे। सफाई की आप आंदोलन चला सकते हैं, क्या हमें सफाई चाहिए? आप हिंदू धर्म के लिए आंदोलन चला सकते हैं। गांधी जी हिंदू धर्म के पक्ष में थे। तो क्या जाति को समाप्त करने के लिए जो डॉक्टर अंबेडकर का सवाल था, क्यों नहीं चलाया आपने? आश्चर्य की बात है कि गांधी जी खुद ही कंफ्यूज थे कि डॉक्टर अंबेडकर ब्राह्मण है या दलित है। वो पूछ रहे हैं। जब डॉक्टर अंबेडकर ने ये सवाल उठाया कि गांधी जी डोंट हैव होमलैंड, तो उनको ये नहीं पता है कि डॉक्टर अंबेडकर किस जाति के हैं। उनका सेक्रेटरी या उनका जो सेवक है वो क्या, उस सेवक से गांधी जी पूछते हैं, अच्छा ये अंबेडकर ने ऐसा बात क्यों कहा कि हमारे पास होमलैंड नहीं है? तो उन्होंने कहा कि गांधी जी अंबेडकर महार जाति से हैं। तो गांधी जी आश्चर्य व्यक्त करते हुए करे, अरे हम तो ये सोचते थे कि गांधी जी अपर कास्ट के हैं, शाश्वत, हाँ ब्राह्मण है अंबेडकर जी को। आप जरा सोचिए गांधी जी कितना कास्ट प्रेजुडिस से घिरे हुए थे, कितना जातिवादी वो थे। तो वो तो राष्ट्रपिता इस मामले में नहीं है। दूसरी बात,
डॉक्टर गांधी जी को लगकर ये कहते हैं कि वो बहुत मुस्लिमों के सपोर्टर रहे हैं, कम्युनलिज्म को सपोर्ट। ये आज का अखबार हमारे सामने है और ये आप अमर उजाला अखबार दिखाइए। अमर उजाला के आज का जो पेज है, मैं पेज नंबर दिखा रहा हूँ। इधर से तो लास्ट में था ना। हाँ, ये पेज अपने चैनल को लोगों को दिखाइए। आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर के दिन अमर उजाला में एक आर्टिकल छपा है पेज नंबर 15 पर। पेज नंबर, मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिदें गुलामी के चिन्ह। ये जो इन्होंने लिखा है, ये 1986 का एक लेख है। ये हुबहू छाप दिया गया है। अब अगर और इस जो केस स्टडी है, 3 केस स्टडी दिया गया है। इस केस स्टडी के तहत, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अखबार बोल रहा है। अखबार में साफ साफ लिखा है कि गांधी जी ये कहते थे कि मुगलों ने, मतलब मुसलमानों ने मंदिरों को तोड़ा है और गलत किया है। अब आप इतिहासकार तो नहीं है, और इतिहासकार हैं तो आपको जानना चाहिए कि कितने शासकों ने ये मस्जिद को तोड़ा, मंदिर को तोड़ा है। और रिचर्ड ईटन की एक किताब है, डिस्क्रिप्शन ऑफ टेम्पल्स इन इंडिया, है ना, कि भारत में कितने मंदिर तोड़े गए। उस किताब के हवाले से कि औरंगजेब पे ये साबित होता है कि 6-7 मंदिर उसने तोड़े। और राम पुनियानी की किताब से कम्युनलिज्म इन इंडिया, उस किताब के हवाले से कह रहा हूं कि राम पुनियानी खुद कह रहे हैं कि जो मंदिर तोड़े भी गए, उस मंदिर तोड़ने के पीछे कोई कम्युनल रीजन नहीं था, उसके पीछे एक इकोनॉमिकल रीजन था। और उसके पीछे एक पर्पज ये था कि उस मंदिर के अंदर बहुत से जो पुजारी थे वो एक तरह से गलत काम किए थे, रेपिस्ट थे। उसकी वजह से उस मंदिर को तोड़ा गया, ऐसा औरंगजेब के राम पुनियानी जी ने घटनाओं का जिक्र किया। तो फिर आप तो पर्पस देख नहीं रहे। मोहम्मद हबीब अपनी पुस्तक में खुद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने यह बात भी लिखी है कि ये जो मोहम्मद गोरी के ऊपर, गजनबी के ऊपर आरोप लगता है, उसके पीछे भी आप देखिए किस वजह से मंदिर तोड़े गए। मंदिर तोड़ने के पीछे धन की एक इंपॉर्टेंट बात थी, कम्युनलिज्म की बात नहीं, दोनों में अंतर है। धन प्राप्त करने के रीजन था कि चूंकि मंदिरों में आपको पता है कितने सर्वे हुए हैं कि यदि एक दिन का दान अगर आप भारत में दे दे तो कई महीनों का खाना एक दिन के, या सोचिए मंदिरों में कितना पैसा है, टेम्पल इकोनॉमी में कितना पैसा है। अयोध्या में मंदिर बना, आपको पता है कि अयोध्या के करोड़ों रुपए का आमदनी, मतलब चढ़ावा आया था। अब सवाल यह है कि आप करोड़ों रुपए को कौन ले रहा है? एक मंदिर की बात कर रहा हूं, करोड़ों रुपया कौन देख रहा है? क्या ये सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है? मंदिर क्या भारत की सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है? इसको चलाने वाला कौन है? तो आप सीधे सीधे सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, तो इसका पैसा जाता कहाँ? क्या राम जी पैसा खा जाते हैं? क्या विष्णु पैसा खा जाते हैं? क्या दुर्गा पैसा ले जाते हैं? कि सरस्वती देवी पैसा ले जाते हैं? जाहिर है पैसा लेने वाला एक वर्ग है, वो पुजारी है या उसका जो न्याय है, ट्रस्ट है, वो पैसा लेते हैं, मालामाल हो जाते हैं। तो आप इस आधार पे कह रहे हैं कि आपने मुसलमानों को, कम्युनलिज्म के बारे में कहा जाता है कि गांधी जी हिंदू मुसलमान के एकता के समर्थक थे। इस आर्टिकल के हवाले से तो ये लगता है कि हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत के बीज बोते थे। वो पता नहीं कैसे लिख दिया गया कि गांधी जी कहते थे कि पार्टीशन होगा तो मेरे शरीर के ऊपर हो जाएगा। अरे आप पार्टीशन हुआ, आपको गोली भी लगी, आप चाहते थे, आप क्यों नहीं चाहते थे कि इस देश का एक राष्ट्रपति दलित बने, तो प्राइम मिनिस्टर भी दलित बने या मुस्लिम बने? आज तक एक भी प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम नहीं हुआ, एक भी प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम नहीं हुआ। आज तक एक भी दलित व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ। ये किस देश के सपना देखे? ये कहते थे कि राम राज लाएंगे, किस राम की ये बात करेंगे? इनके राम के हिसाब से ऋषि शंभू का हत्या होगा, वर्ण व्यवस्था की बात होगी, इस तरह की बात होगी। तो मैं ये कहता हूं कि ये आज समय आ गया है कि अपर कास्ट के जितने महापुरुष हैं, राम मोहन राय हो, ईश्वर विद्यासागर हो, आपके बाल गंगाधर तिलक हो,
आपके गोखले हों, है ना, सबके ऊपर, सरदार पटेल, सबके ऊपर आज जरूरत है समीक्षा करने की। जितने भी अपर कास्ट के तथाकथित महापुरुष हैं, उन सब पे समीक्षा करने की जरूरत, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी। ये पूछा जाना जरूरी है कि तुमने देश के लिए क्या किया। ये बात नहीं चलेगी कि बिपिन चंद्रा ने किताब में लिख दिया कि महात्मा गांधी ने ये रोल किया। ये बात नहीं चलेगी बी.आर. नंदा नामक इतिहासकार ने ये लिख दिया। ये बात भी नहीं चलेगी कि सुमित सरकार ने ये लिख दिया। ये बात भी किसी इतिहासकार की बात नहीं मानी जाएगी। उसकी समीक्षा होनी चाहिए। आपने इतिहास में अच्छी अच्छी बातें लिख दिया और जो दलित हिस्ट्री है या मार्जिनल हिस्ट्री या ओबीसी हिस्ट्री, इसको दरकिनार। कितने यादव हैं जो पत्रकार, वो ये इतिहासकार हैं, क्यों नहीं इतिहासकार हुए यादव? कितने चमार हैं जो इतिहासकार हुए? कितने पासी हैं जो इतिहासकार हुए? कितने मौर्य जो इतिहासकार हुए? आप देखिए, सवर्णों की एक लिस्ट निकालिए कि इतिहासकार कौन, किस कास्ट के इतिहासकार हैं, क्यों नहीं हुए? क्या हम पढ़ने में कमजोर हैं? क्या हमारी डिग्री कहेंगे रोका किसने? रोका यही तो है, जो इसी को बात को समझना है। रोकने का मतलब है कि जब आपने कह दिया कि रेस की लाइन एक हो, आप अपने बच्चों की इंग्लिश पढ़ाएंगे ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में, और विक्रम हरिजन को कहेंगे कि नहीं, देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, आप हिंदी में पढ़ो। तो मुझे आप हिंदी में करें पढ़ने के लिए, अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज पढ़ाएंगे, जाहिर है कि वो बच्चा आगे निकलेगा। आप अपने बच्चों को कह रहे हैं कि तुमको शादी नहीं करना है, शादी तब करना जब एम्प्लॉयमेंट हो जाए। आप हमको कह रहे हैं कि देखो बचपन में शादी करो ना, तो हमारी लड़कियों को कह रहे हैं कि मनुस्मृति में लिखा है कि जब मासिक धर्म आता है उस वक्त शादी कर देना चाहिए। तो आप तो हमारे लिए अलग रूल लड़ रहा है कि आप हिंदी पढ़िए, आप प्राइमरी स्कूल में पढ़िए, आप वजीफा से पढ़िए, और आप भारत में पढ़िए। आप अपने जितने भी नेता हैं, आजादी के पहले भी आजादी के बाद भी, आप एक लिस्ट निकालिए किस कास्ट के लोग आईसीएस अधिकारी बने, किस कास्ट के लोग विदेश पढ़ने गए। तो आप निकालेंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से लेकर के आपका अंबेडकर जी भी तो गए थे पढ़ने का। तो ठीक है, एक मौका मिला ना, एक अंबेडकर नेता। मैं इसीलिए तो चाहते हैं कि आप विदेश ना जाइए। आप वो चाहते, बाबा साहब अम्बेडकर इसलिए विदेश चले गए क्योंकि अंग्रेजों का सरकार था। अंग्रेजों की सरकार ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को सपोर्ट किया। संजोग से उनके जो टीचर थे, बाईकास्ट ब्राह्मणी थे, उन्होंने उनकी पढ़ाई से अट्रैक्ट होकर के बड़ौदा यूनिवर्सिटी से बात की और वजीफा मिला चले गए। ऐसे कितने ब्राह्मण हैं जो आपको दलितों को सपोर्ट कर रहे हैं? कितने आपके सामने, मैं तो ये मानता नहीं, लेकिन अंगूठा काट लिया जाता है, आज नंबर काट लिया जाता है। ये सवाल मैंने बड़े स्तर पर उठाया। कितने बच्चे, रोहित विमला का एग्जाम्पल है, पायल तड़वी का एग्जाम्पल है, क्यों फांसी लगा रहे हैं? कोई पागल है? वो एमबीबीएस डॉक्टर थी। रोहित विमला हैदराबाद यूनिवर्सिटी का छात्र था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बच्चे फांसी लगा रहे हैं, जेएनयू में फांसी लगा, आईआईटी में फांसी लगा रहे हैं। एक दलित लड़के को आईआईटी में इसलिए एडमिशन कैंसिल कर दिया गया कि वो समय से 15 के 17 हजार रुपये फीस जमा नहीं कर पाया और लेट हो गया। क्या इस देश के लोगों को ये नहीं समझदारी कि दलित बच्चा कहां से पैसा लेकर आएगा? क्या आईआईटी धनबाद को ये नहीं पता था कि इस मजदूरी करता हुआ बच्चा है, उसको थोड़ा समझ। इसी को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कहते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए। उत्तरदायी सरकार का मतलब, जो राष्ट्रपिता की हम बात कर रहे हैं, पिता क्या करता है? अपना पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ाता है, अपनी जिम्मेदारी निभाता है। तो गांधी ने कहाँ जिम्मेदारी निभाई? और गांधी के हवाले से इस देश के सरकारों की कहाँ अपनी जिम्मेदारी निभाई? क्या उसका एडमिशन देने के लिए आप 10 मिनट वेट नहीं कर सकते थे? कर सकते थे ना। अब वो किसी भी कारण से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट गया। सब बच्चे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं क्या? मेरा सवाल है। नहीं जा सकते ना। उसके अंदर जिजीवासा रही होगी या कोई व्यक्ति अच्छा होगा, सपोर्ट किया तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तब चंद्रचूड़ ने सोचना पड़ा, उन्होंने भी समय लिया। हम सोच कर बताएंगे कि एडमिशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। खैर, उन्होंने जजमेंट दिया कि एडमिशन दिया जाए, एक सीट अलग से रिजर्व की जाए इस बच्चे के लिए। तो एक सीट पर कितना मशक्कत करना पड़ा, कितना। ऐसे ही हर बच्चा तो ऐसा नहीं है ना भाई मेरे। हर बच्चे के माता पिता ऐसे काबिलियत हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, थाने तो जा नहीं पाते हैं। आप बताइए कितने बार हमारे बच्चे थाने जाए। एक बार दरोगा को देख लें तो डर के बारे में भाग जाते हैं। हाँ, चमरोटी का कोई व्यक्ति, पासी का कोई व्यक्ति, यादव का, कितना थाने जाता है।
तो आप बताइए लोअर कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ये बहुत बिरले होता है। तो सब लोग तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उस लड़के की तरह IIT के नहीं बन सकते। इसीलिए जरूरी है कि आप रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाए, एक उत्तरदायी सरकार बनाए। आपको चुनना होगा। अभी बसावन इंडिया ने एक सर्वे किया, सर्वे के हिसाब से लगातार वो सर्वे करते हैं कितने थाना अध्यक्ष किस कास्ट के बने, कांग्रेस के कितने अध्यक्ष SC ST OBC माइनॉरिटी से बने, किस जगह पे कितने वाइस चांसलर SC के हैं, और उनका जो जो आंकड़े हैं, आंकड़े ये बताते हैं कि आज वाइस चांसलर की स्थिति, SC का मेरे एक वाइस चांसलर है, ST का एक वाइस चांसलर है और 3 OBC के वाइस चांसलर है। तो बताइए 47 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एक वाइस चांसलर है। तो अब रजिस्ट्रार की स्थिति क्या होगी? वाइस चांस जो यूनिवर्सिटी कैसे चलती है, 3-4 पिलर होता है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहला पद वाइस चांसलर का, दूसरा पद रजिस्ट्रार का, तीसरा पद फाइनेंस ऑफिसर का, चौथा पद कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का। इसके यदि विभिन्न डिपार्टमेंट का अध्यक्ष पूरे भारत में इंक्लूडिंग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर अपर कास्ट का, रजिस्ट्रार अपर कास्ट का, आपका प्रॉक्टर अपर कास्ट का, तमाम डिपार्टमेंट के अध्यक्ष अपर कास्ट के, तो आप बताइए हमारा बच्चा कहाँ जाएगा? इसके थ्रोट कमिटी ये बात कहती है। मैं ये बात कांग्रेस की सरकार ने इसके थ्रोट कमिटी बनाई, एम्स हॉस्पिटल के, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस के, उस साइंस के हॉस्पिटल उसमें उस मेडिकल में ये पाया गया कि अपर कास्ट के टीचर्स दलित बच्चे से, OBC से बच्चे से सवाल नहीं पूछते हैं। आप बताइए, मैं फर्स्ट जनरेशन का आदमी हूं, मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूं, आप इंग्लिश में क्लास ले रहे हैं और सवाल तमाम होता है। अब आप हमसे सवाल नहीं पूछेंगे तो मैं तो फेल होऊंगा ना। न केवल इतना, उस कमेटी की रिपोर्ट ये बताया गया है कि उस रिपोर्ट के हवाले से मैं कह रहा हूं कि अपने जो SC के बच्चे उनको पीछे बैठाया जाता है, उनको आगे नहीं बैठाया जाता। तो पीछे बैठने वाले बच्चों पे कितना अटेंशन रहता है, एक बात। तीसरी बात, हॉस्टल अलॉटमेंट में भी जाति देखी जाती है, एडमिनिस्ट्रेटर स्तर पर जाति देखी जाती है। आपको हॉस्टल अलॉट नहीं करेंगे तो एक बच्चा दिल्ली में कितना अफोर्ड कर पाएगा? ये इस तरह का रिपोर्ट है। और न केवल इतना बल्कि सफदरजंग हॉस्पिटल के लिए बाल मुंगेकर की रिपोर्ट है और PL पुनिया की रिपोर्ट है। PL पुनिया और बालचंद मुंगेकर के रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सफदरजंग हॉस्पिटल में जब कॉपी जांची जाती है उसमें जाति देखी गई। ये रिपोर्ट SC कमीशन में थे, ये अध्यक्ष थे PL पुनिया साहब। जब वहां सफदरजंग गए तो वहां ये पाया गया है कि SC के कॉपी जाते समय नंबर कम दिए जाते हैं। हमने इसके खिलाफ आंदोलन किया। हमारे एक दोस्त थे KP यादव, वो एम्स हॉस्पिटल के छात्र थे। इसके खिलाफ, इसके थ्रोट कमेटी के लागू करवाने के लिए हमने एम्स हॉस्पिटल से लेकर सफदरजंग हॉस्पिटल तक हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे, लेकिन तब भी लागू नहीं हो पाया, आज भी लागू नहीं हो पाया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मेरा ये मानना है कि पूरे भारत की यूनिवर्सिटीज के ऊपर एक अध्ययन होना चाहिए, इसके थ्रोट कमेटी से कमेटी बननी चाहिए, सफदरजंग हॉस्पिटल की कमेटी बननी चाहिए, और जो दोषी पाए, जो भी दोषी होगा उसको सीधे SC ST एक्ट में जेल भेजा जाना चाहिए, कोई भी होगा। और मैं बता रहा हूं, सर्वे कहता है कि हर चौथा व्यक्ति जातिवाद को मानता है, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी का हर चौथा व्यक्ति जाति को मानता है। तो आप ये बताइए कि क्या गांधी जी को ये बात नहीं समझ में आ रही थी? तो दोनों एंगल पे फेल है। तीसरा एंगल पे ये कहते हैं कि स्त्री हमारी जीवन संगिनी के जगह पे कहते हैं कि उसको हमारे जीवन साथी होना चाहिए, लेकिन वो पत्नी होनी चाहिए। कहते पत्नी होनी चाहिए। पत्नी का मतलब है पेरियार के शब्दों में गुलामी का प्रतीक। ये पेरियार, रामास्वामी पेरियार कहते हैं, वो पति पत्नी शब्द को नहीं मानते हैं। गांधी जी कहते हैं कि पत्नी हमारी जीवन संगिनी है, जीवन साथी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप उसको जो जैसे ही आप कहते हैं पत्नी का दर्जा, स्वराज हिंद के माध्यम से कहते हैं कि अपनी जो पत्नी होती है वो सुख दुख के साथी होती है, पत्नी को अपने पति का सपोर्ट करना चाहिए। मैं ये सवाल दूसरे ढंग से पूछूं तो क्या पति को जरूरत नहीं कि अपनी पत्नी को सपोर्ट करें? हम अपनी पत्नी को गुलाम क्यों समझें? हम अपनी पत्नी को गुलामी के प्रतीकों से क्यों वर्ण करें? ये गांधी जी करते थे। तो गांधी जी किस आधार पे देश के राष्ट्रपिता बने? लार्जर कॉन्टेक्स्ट में इनके विजन में, गांधी जी के विजन में किन्नर नहीं है, किन्नर के बारे में बात नहीं करते,
आदिवासी के बारे में बात नहीं करते, ये आपके पागलों के बारे में बात नहीं करते, पागल बच्चों के बारे में बात नहीं करते, मजदूरों के बारे में उस तरह से बात नहीं करते। ये बात किसके बारे में करते हैं? बातें करते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, हिंदू धर्म के बारे में और अपने समाज के बारे में। सबको समाहित करके बात नहीं करते। हाँ, सबको शामिल। तो इनके समाज में तो लार्जर जो पॉपुलेशन वो है नहीं, तो फ्रॉम वेयर ही कैन कुड बी डिक्लेयर जो फादर ऑफ नेशन। तो मेरा ये सवाल है कि उनको फादर ऑफ नेशन नहीं कहा जाना चाहिए। इसके बदले अगर किसी को फादर ऑफ नेशन का दर्जा मिले तो वह है ज्योतिराव फुले जी। वो असल हकदार ज्योतिराव फुले हैं, क्योंकि उनके विजन में मुसलमान भी है, क्योंकि उस्मान शेख और फातिमा शेख के माध्यम से उन्होंने स्कूल खोला था। उनके विजन में जो दलित बच्चे हैं, जो ओबीसी बच्चे हैं, उन्होंने ओबीसी बच्चों के लिए, दलित समाज के लिए कुआं खोला जो वहां पे है। उन्होंने सही मायने में इंग्लिश एजुकेशन की पैरवी की। उन्होंने सही मायने में जाति को समाप्त करने की बात की। उन्होंने सही मायने में विधवा ब्राह्मणों के लिए, जो विधवा ब्राह्मण लड़कियां हैं, उनके लिए अनाथालय जैसी व्यवस्था की। यहाँ तक कि यशवंत लड़का भी विधवा ब्राह्मणी का लड़का, उनका जो लड़का है वो यशवंत, वो विधवा ब्राह्मणी का लड़का। कौन इस समाज में करेगा? मैं कहता हूं कि आज के डेट में ज्योतिराव फुले से क्रांतिकारी कोई व्यक्ति नहीं। कुंवारी लड़कियों के लिए भी उन्होंने एक अनाथालय जैसा खोला, एक भवन खोला कुंवारी लड़कियों के लिए। आप कल्पना कर सकते हैं कि आज के डेट में हम लोग जैसे पढ़े लिखे लोग भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि किसी कुंवारी लड़की प्रेग्नेंट हो जाए, उसके बच्चों को हम रक्षा करें। ये कितनी बड़ा क्रांतिकारी विचार था। क्या कभी ऐसा संभव है? सबसे पहले ज्योतिराव फुले थे जिन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया। इस देश का कौन सा महापुरुष है जिसने अपनी पत्नी को पढ़ाया? क्या महात्मा गांधी ने अपनी पत्नी को पढ़ाया? क्या कस्तूरबा को उन्होंने पढ़ाया? ज्योतिराव फुले ने अपनी पत्नी को पढ़ाया ही नहीं, इंग्लिश में कहा कि राइट्स ऑफ मैन पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, और इंग्लिश पढ़कर को आगे बढ़ाया। ऐसा कौन आइडियल कपल है इस धरती पे, इस भारत में, कि जो अपनी पत्नी को भी, परिवार को भी, सभी सारी कम्युनिटी को लेकर चले। लड़ने की बात की, उनको ब्राह्मण मारने की कोशिश की, तो तब भी उन्होंने टकराहट से बात की, लड़ने की बात। महात्मा गांधी का एक भी ऐसा रिकॉर्ड बताइए जो उन्होंने लार्जर कॉन्टेक्स्ट में किसी से लड़ाई की बात की हो। उन्होंने एक लड़ाई की बात की, वो भारत की आजादी की बात की। और तो मैं कहता हूँ ये झूठी आजादी है, ये भारत की आजादी नहीं थी, ये ब्राह्मण बनियों की आजादी की बात थी, ये अपर कास्ट की आजादी की बात थी। इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है और हमारे लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। जी, लगातार गांधी जी को लेकर के बातचीत हुई। प्रोफेसर विक्रम हरिजन कहते हैं कि देश के राष्ट्रपिता कहलाने के लायक कोई है तो वो है ज्योतिबा फुले, जिन्होंने, वो पहले ऐसे शख्स है जिन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, और पढ़ाया नहीं बल्कि फातिमा शेख के साथ मिलकर के स्कूल खुलवाया। वहां पर महिलाओं, बच्चियों, लड़कियों के पढ़ने का हक मिला, अधिकार मिला, और तमाम ऐसे वो काम उन्होंने किए जो कहीं न कहीं क्रांतिकारी, रिवोल्यूशनरी काम थे, जो आगे चल के कहीं न कहीं एक मिसाल, एक समाज को आईना दिखाने का काम किए। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाल बहादुर वर्मा ने किताब लिखी है, इतिहास क्यों और कैसे। उसमें एक लेख है कि इतिहास में न होने का दर्द, दलित नजरिया। लाल बहादुर वर्मा कहते हैं कि अगर प्रथम आधुनिक मानव अगर किसी को कहा जाएगा तो ज्योतिराव फुले हैं। लेकिन इतिहासकारों ने, जितने भी मॉडर्न हिस्टोरियन हैं, सब लोगों ने प्रथम आधुनिक मानव किसको कहा? राम मोहन राय को कहा। भरतचंद्र मनी की किताब ये कहती है कि कैसे राम मोहन राय जातिवाद थे, कैसे ब्राह्मण रोसैया को लेकर चलते थे। और देखिए कितना बड़ा कॉन्स्पिरेसी इतिहास में कि इन लोगों ने किसको डिक्लेयर कर दिया? राम मोहन राय को, क्योंकि वो जाति के ब्राह्मण थे। वहीं पे ज्योतिराव फुले इतना बड़ा काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में 19वीं शताब्दी में। उनको नहीं, नवजागरण काल चला दिया, लेकिन ज्योतिराव फुले इस नवजागरण काल से गायब है। तो कितना बड़ा नाम दिया लाल बहादुर वर्मा ने। इन्होंने कहा कि प्रथम आधुनिक मानव किसी का अधिकार है तो वह ज्योतिराव फुले। अब पूरी वीडियो में देखिएगा, शुरू से लेकर के लास्ट तक, पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो देखिएगा। पूरी बात को आप समझिएगा कि क्यों इन्होंने, किन तर्कों पर, क्या तर्क दे करके इन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता जो शब्द है उनको नहीं बोला जाना चाहिए। पिता का जो दायित्व होता है, जो फर्ज होता है, वो नहीं निभा पाए। ज्योतिबा फुले को लेकर ये कहते हैं कि ज्योतिबा फुले ने जो काम किया वो एक सामाजिक काम था, सबके लिए था, जात धर्म नहीं देखा उन्होंने। उन्होंने ब्राह्मणों के लिए काम किया तो उन्होंने मुसलमानों के लिए भी काम किया।
दलितों के लिए काम किया, तो ओबीसी समाज से खुद आते थे उनके लिए भी काम किया। सबके लिए काम। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा, कोई राय होगा, कमेंट होगा, बताइएगा हमें। जय भीम, जय मंडल, नमस्कार। धन्यवाद।